हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता भई हम हमारे जो सब्जेक्टिव मेंस का एग्ज़ाम होना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा जो एक राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक है ना 1885 से 1947 वो वाला रहता है। इस वीडियो में हम एक तो वो कंप्लीट करेंगे, दूसरा जो है ना ब्रिटिश जो सत्ता थी भी उसने कैसे भारत में अलग-अलग राज्यों के साथ जो युद्ध किए थे ना अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए, एक वो वाले करेंगे, ठीक है? तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये बहुत ज़्यादा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य तथा महत्व पर प्रकाश डालें। ये वाला टॉपिक है 1885 से स्टार्ट होगा और 1947 तक। उसके बीच में जो भी राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं हुई ना वो आपको बहुत अच्छे से करनी है। इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं, जैसे जो महान नेत्र मतलब नेता थे जैसे कि सुभाष चंद्र बोस भी, आपको ना इनका क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा आपको इनका जीवन परिचय जरूर कर लेना है। हो सकता है जैसे दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, ये सब मतलब इनके चार चार इनके नंबर चार चार नंबर में दे सकते हैं, ठीक है। लाल बाल पाल। चलो भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डालें। भूमिका 1880 से जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनको एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत महसूस होने लगी थी। और उसी टाइम सबको पता है इल्बर्ट विल विधेयक जो आया था उससे भी जो है जो ये भावना थी ना लोगों की भी अखिल भारतीय संगठन की, उसको और भी अधिक मतलब गहरा कर दिया था। ये क्या चाहते थे भी कोई एक ऐसा मंच मिले जिस पर ये सभी अपनी बातों को रख सकें। तो वो मंच कौन सा बनता है भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यह इच्छा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ पूरी हुई। अब स्थापना, कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है भाई? लोगों का समूह। आपको पता ना अमेरिका से है ये वर्ड, ठीक है। कांग्रेस, कांग्रेस शब्द का अर्थ है लोगों का समूह। 28 दिसंबर 1885 में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन होम द्वारा की गई थी। उस समय वायसराय कौन था भाई? लॉर्ड डफरिन। इसको लॉर्ड डफरिन ने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या दी थी। इसका नामांकन दादा भाई नारोजी द्वारा किया गया था, क्योंकि पहले इसका नाम क्या था भाई? इंडियन नेशनल यूनियन था। तो कांग्रेस क्या है भाई? कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या है? लोगों का समूह है। और इसकी स्थापना किसने की थी? जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे भी, ए ओ ह्यूम ने। उस टाइम वायसराय कौन था? डफरिन। और डफरिन ने ही इसे कांग्रेस को क्या कहा है? अल्पसंख्यक समुदायों का की संज्ञा दी है। इसके साथ साथ भाई जो इसका पहले नाम था वो क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। और इसको भारतीय इसको राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी ने। अब इसका पहला अधिवेशन, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था भाई वो कहाँ पर होना था? पुणे में। लेकिन पुणे में क्या होता है? प्लेग फैल जाता है, जिसके कारण इसके पहले अधिवेशन अधिवेशन कहाँ किया जाता है? जो मुंबई का गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है ना, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। तो इसमें जो है 72 प्रतिनिधि टोटल भाग लेते हैं। और इसका महासचिव कौन होता है? ए ओ ह्यूम। और अध्यक्ष कौन होते हैं? व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। और पहला अधिवेशन कब हुआ था भाई? 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब इसकी आवश्यकता क्यों हुई थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना के कारण क्या क्या थे? एक तो जो भारतीय थे, ठीक है, उनमें जो असंतोष था वो लगातार बढ़ रहा था। भारतीयों में बढ़ता हुआ लगातार असंतोष, इल्बर्ट विधेयक पर प्रतिक्रिया, क्योंकि पता है ना भाई एक बार इल्बर्ट में लॉर्ड रिपन के टाइम पर आया था इल्बर्ट विधेयक। मतलब उसमें क्या था कि जो अंग्रेज या यूरोपीय जो भी हो है ना, क्या बोलते हैं उसको, दोषी, तो उनको जो है सजा कौन सुनाएंगे भी? भारतीय जज सुना सकते हैं। लेकिन इसका विरोध होता भी और इसको स्वीकार नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसके कारण भी भारतीयों में असंतोष था भाई। जब ये तो समानता की बात थी लेकिन फिर भी इसको इसका विरोध किया गया, ठीक है। एक तो भारतीयों में असंतोष बढ़ रहा था, दूसरा इल्बर्ट विधेयक पर जो प्रतिक्रिया हुई। प्रांतीय राजनीतिक संस्थाएं, इस टाइम पर आपको पता ना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और वो सारे जो बनाएंगे ना जो प्रांतीय राजनीतिक संस्थाएं बनने लगी थी। भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ए ओ ह्यूम का योगदान। विकार कांग्रेस की स्थापना के क्या क्या कारण थे? भारत में बढ़ता हुआ असंतोष, इल्बर्ट विधेयक पर उसकी प्रतिक्रिया, जो प्रांतीय राजनीतिक संस्थाएं थी वो, भारत में राष्ट्रवाद का उदय होना और ए ह्यूम का योगदान। अब उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था भाई? जो विभिन्न भागों के नेता थे ना उनको एकजुट करना, क्योंकि अलग अलग भागों से रिलेट करते थे भाई जितने भी महान नेता थे, ठीक है। तो उन सबको एकजुट करना, एक मंच पर लाना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना, समस्याओं पर विचार व
सिफारिश और निवेदन करना भी, जो उनकी समस्याएं हो उनको किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के सामने रखना था ताकि वो उन्हें मनवा सकें। विचार, अब कांग्रेस के विषय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार दिए हैं। द इंडियन मिरर, ठीक है, ये भी किसका है, केशव चंद्र सेन का था द इंडियन मिरर। तो इसमें क्या कहा गया है अभी से, प्रथम राष्ट्रीय सभा और भविष्य की संसद का केंद्र, और रियलिटी में भी भविष्य की संसद का केंद्र ही रहा है, क्योंकि आपको पता कितने लंबे टाइम तक सिर्फ कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। ठीक है, लाला लाजपत राय सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया, गोपाल कृष्ण गोखले ने तड़ित चालक सिद्धांत दिया। ठीक है भाई, आप इसके बारे में किस किसने क्या क्या बोला है। द इंडियन मिरर ने क्या बोला, इसको पहली राष्ट्रीय सभा बोला है और भविष्य की संसद का केंद्र बोला है। लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व वाला सिद्धांत दिया है और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे तड़ित चालक सिद्धांत दिया है। अब है ब्रिटेन की प्रतिक्रिया। भी ब्रिटेन की कैसी प्रतिक्रिया थी, आरंभ में तो जो ब्रिटेन थी ना, भी ब्रिटेन वाला इसके संयोगात्मक था, लेकिन धीरे धीरे वे फिर इस पे विरोध करने लगे थे। जो व्यापारी वर्ग था उसने स्टार्टिंग से ही इसका संयोग किया था। जो जमींदार और रजवाड़े थे वो इसके विरोधी थे। जो आम जनता थी ना, पहले मध्यम वर्ग और शिक्षित वर्ग था, फिर धीरे धीरे इससे आम जनता जुड़ी थी। ठीक है, अब है भी कांग्रेस। कांग्रेस को 3 चरणों में बांटा गया है, उदारवादी चरण, उग्रवादी और गांधीवादी चरण। ठीक है, उदारवादी कब से शुरू होता है भी, 1885 से लेकर 1905, जब तक बंगाल का विभाजन होता है। ठीक है, तब तक कौन सा चरण रहता है भी, उदारवादी। अब मैं वैसे एक बार आपको मोटा मोटा बता दूंगी, जो उदारवादी थे वो क्या करते थे, मतलब याचना और रिक्वेस्ट करने पर ज़्यादा बल देते थे। जो उग्रवादी थे ना, वो किसी भी तरीके से बस अपनी बात मनवाना चाहते थे। उन्हें पता था कि भी जो ये उदारवादियों का जो तरीका है ना, उससे हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। और जो गांधीवादी युग था उसमें क्या किया गांधी जी ने, मतलब विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से, जैसे सविनय विज्ञान आंदोलन चलाया भाई, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनके माध्यम से इन्होंने आज़ादी प्राप्त करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो पहला है उदारवादी चरण। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना कर एक सशक्त भारतीय जनमत तैयार किया, लोकतांत्रिक स्वशासन के लिए लंबी योजना बनाई, भू राजस्व में कमी करना, बगान श्रमिकों की दशा सुधारने, सैन्य खर्च में कटौती के प्रयास किए गए, लोगों में राजनीतिक और आर्थिक चेतना जगाने का कार्य किया गया। उग्रवादी चरण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के विरोध में उग्रवादी नेताओं के कांग्रेस का कार्यभार संभाला। अब उदारवादी के विरोध में कौन आ गए, उग्रवादी। उन्होंने अब इसका कांग्रेस का कार्यभार संभाल लिया। इनके प्रयासों ने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। इसी से क्रांतिकारी आंदोलन का भी विकास हुआ, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना था, किसका भाई, उग्रवादी चरण का। ठीक है, अब है गांधीवादी युग, 1921। भैया आप डेट देख लेना, क्योंकि कई जगह इसको 1915 बोला जाता है, 14 बोला जाता है। ठीक है, वैसे तो 1915 में वापस आते हैं गांधी जी। ठीक है, गांधी जी के द्वारा कांग्रेस का नेतृत्व संभालने के साथ ही गांधीवादी युग का आरंभ होता है। स्वराज या स्वशासन प्राप्त करने के लिए देशव्यापी आंदोलनों का नेतृत्व किया जाता है। एक बार आपको कैसे बता देती हूँ फटाफट से, ताकि आपको याद हो जाए। जो कांग्रेस है भाई, क्या लोगों में क्या हो रहा था, भूमिका में आप क्या करोगे कि लोगों में एक ऐसे मंच की आवश्यकता महसूस होने लगी थी जहाँ पर वो अपनी बातें रख सकें। ठीक है, जिसके कारण जो मंच है वो उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ प्राप्त होता है। अब इसकी स्थापना कैसे होती है भाई, 28 दिसंबर 1885 में एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी होते हैं A.O. ह्यूम, उनके द्वारा इसकी स्थापना होती है। उस टाइम वाइसराय कौन होता है, लॉर्ड डफरिन होता है। लॉर्ड डफरिन क्या कहता है, इसको सूक्ष्म अल्पसंख्यक समूह बोलता है भाई। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का समूह, इसको लॉर्ड डफरिन कहता है। और इसका जो नामांकन है ना, इसको क्या कहा जाता है, अभी कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, लोगों का समूह। इसका नामांकन किसने किया था भाई, दादा भाई नारोजी ने। पहले इसका नाम क्या था भाई, इंडियन नेशनल यूनियन था। ठीक है, अब है इसका प्रथम अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन पहले तो भाई पूना में आयोजित होना था, लेकिन पूना में क्या होता है, अकाल वो पड़ जाता है, प्लेग की बीमारी फैल जाती है। ठीक है, तो 28 दिसंबर 1885 को जो बम्बई का गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है और 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। व्योमेश चंद्र चटर्जी इसके क्या होते हैं भाई, अध्यक्ष होते हैं, और सचिव कौन होते हैं, A.O. ह्यूम होते हैं। ठीक है, ये तो इसका था प्रथम अधिवेशन। अब इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई थी भी, कांग्रेस की स्थापना के कारण क्या थे। सबसे पहले भी भारतीयों में लगातार असंतोष बढ़ रहा था। दूसरा, जो इलबर्ट बिल विधेयक पर जो लोगों की प्रतिक्रिया थी ना, वो लगातार जो प्रांतीय राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हो रही थी, वो जो A.O. ह्यूम की भावना थी, वो भूमिका थी, वो इसके साथ साथ भाई भारत में जो है राष्ट्रवाद का उदय होने लग गया था। ठीक है भाई, ये थे इसकी स्थापना के कारण। अब इसका उद्देश्य क्या था,
किस उद्देश्य से ये बनाई गई थी? एक तो जो अलग अलग स्थानों पर जो राष्ट्रीय नेता थे ना उनको एकजुट करना, दूसरा भाई राष्ट्रीय एकता का विकास करना, और तीसरा क्या था भाई, समस्याओं पर विचार विमर्श निवेदन करना। ठीक है, ये थे इनके उद्देश्य। फिर भाई किस इसके बारे में, कांग्रेस के बारे में किसने अपने कैसे विचार दिए थे? जो केशव चंद्र सेन का पत्र है भाई द इंडियन मिरर, इसने क्या कहा था इसको? प्रथम राष्ट्रीय सभा, इसके साथ साथ भविष्य में जो है ना संसद का केंद्र इसको बोला था। ठीक है, और लाला लाजपत राय ने इसके बारे में क्या दिया था भाई? सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। और गोपाल कृष्ण गोखले ने तड़ित चालक सिद्धांत दिया था। अब ब्रिटेन या कोई और जो है वो इसके साथ मतलब सहयोगात्मक रहे थे या विरोधात्मक रहे थे? तो ब्रिटेन वाले क्या थे भाई, जो ब्रिटिश सरकार थी वो आरंभ में तो इसके साथ सहयोगात्मक व्यवहार करती है, लेकिन बाद में इसके विरोध हो जाते हैं। व्यापारी स्टार्टिंग से ही इसका सहयोग करते हैं। जो देशी रजवाड़े होते हैं, ठीक है, जमींदार होते हैं, वो इसका विरोध करते हैं। जो आम जनता है ना, आम जनता में पहले मध्यम वर्ग जुड़ता है, फिर शिक्षित वर्ग जुड़ता है, उसके बाद इससे आम जनता जुड़ती है। ठीक है, फिर हम कांग्रेस के चरणों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला उदारवादी चरण है, दूसरा उग्रवादी चरण है, और तीसरा गांधीवादी युग है। उदारवादी में हम पढ़ लेते हैं भी जैसे कैसे उन्होंने आर्थिक नीतियों की, जो उनकी ब्रिटेन वालों की आर्थिक नीतियां थी, उनकी आलोचना करके एक राष्ट्रीय जनमत तैयार किया था। ठीक है, भी जैसे भू राजस्व में कमी करवाना, बगान श्रमिकों की दशा सुधारना, सैन्य खर्च में कटौती करना, भी ऐसा करके जो ना उन्होंने एक राष्ट्रीय जनमत तैयार किया था। अब जो उग्रवादी थे वो इसके बिल्कुल अपोजिट थे उदारवादियों के। वो मतलब ये याचना वाचना में कोई बिलीव नहीं करते थे। उनका क्या मानना था भी सीधा स्वराज्य प्राप्ति है ना वही लक्ष्य होना चाहिए। तो इसके कारण जो है लगातार क्रांतिकारी आंदोलन भी हुए भाई, जिसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद भी गांधीवादी चरण आता है। गांधीवादी चरण में सबको पता भी गांधी जी वो क्या करते हैं भाई, मतलब अपने स्वराज और स्वशासन प्राप्त करने के लिए देशव्यापी आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं गांधी जी। ठीक है भाई, हो गया ये क्वेश्चन। कोशिश की है भी बहुत इजी लैंग्वेज में इसको समझाने की। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है भी, क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आंसर आगे है इसका। बंगाल विभाजन, ब्रिटिश सरकार द्वारा लिए गए बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध स्वरूप चलाया गया स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन यद्यपि अपने स्वदेश में उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं हुआ था, परंतु आंदोलन की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता है। इसमें बंगाल विभाजन का भी वर्णन है भाई, इसमें स्वदेशी, उसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता ना उसका भी वर्णन है। एक बार मैं आपको वैसे मोटा मोटा बता देती हूँ भाई। जो बंगाल विभाजन है उसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा की जाती है भी। ठीक है, और उसके विरोध में फिर कौन सा आंदोलन चलता है? भी स्वदेशी आंदोलन। ये तो क्या बोलते हैं जो ब्रिटेन वाले हैं भी, हमने इसलिए बंगाल का विभाजन किया है कि ये बहुत बड़ा है और हमसे इसका शासन नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन असली मेन मोटिव इनका क्या होता है भी, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाना था इनका। तो इसके विरोध में फिर स्वदेशी आंदोलन चलता है। स्वदेशी यानी कि अपने देश का। इसमें मतलब किस बात पर बल दिया गया था कि भी अपने देश की जो चीज़ें है ना, अपने देश में बनी हुई चीज़ें, उनका प्रयोग किया जाए। ठीक है भाई, जो अपने देश में बनी हुई चीज़ें ना उनका प्रयोग करें। तो इसके खिलाफ में लोगों ने क्या किया था भाई, जो विदेशी मतलब वस्त्र थे ना उनकी होलियां जलाई थी। ठीक है, ये मतलब स्वदेशी आंदोलन था। ठीक है, अब इसका कैसे कैसे क्या क्या प्रभाव पड़े थे वो आपको अब डिटेल में करनी है। मैंने इसको एक बार आपको वैसे समझा दिया। भूमिका, भारतीय इतिहास में बंगाल का विभाजन एक क्रांतिकारी घटना थी। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो गया था। इसका आधार फूट डालो शासन करो था। इसके विरोध में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन आरंभ किया गया, जो कि भारतीय राष्ट्रवाद में एक क्रांतिकारी घटना थी। 1857 की क्रांति के बाद ये पहला सबसे बड़ा सशक्त आंदोलन था, विद्रोह था भाई। ठीक है, क्योंकि 1857 के बाद ऐसा कोई विद्रोह हुआ नहीं था। पहला विद्रोह कौन सा होगा भाई? जो स्वदेशी आंदोलन होगा। ठीक है, सफलता, अब इसकी कुछ सफलता थी, कुछ इसकी विफलता थी। सफलता क्या थी भी? देश प्रेम और राष्ट्रीयता का तीव्र प्रसार करने में स्वदेशी आंदोलन को अपार सफलता मिली थी। इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत था, क्योंकि इसमें हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया था। इस आंदोलन ने उपनिवेशवादी विचारों और संस्थाओं की वास्तविक मंशा को पेश किया। इस आंदोलन के कारण लोग नींद से जागे और साहसिक राजनीतिक भागीदार की महत्ता से परिचित हुए। इस आंदोलन से प्राप्त हुए अनुभवों से स्वतंत्रता संघर्ष की भावी राजनीति को तय करने में
मदद मिली थी। एक बार बता देती हूँ भी सफलता क्या क्या थी, ठीक है। जो देश प्रेम और राष्ट्रीयता की तीव्र भावना का प्रसार हुआ भी इस आंदोलन के कारण। दूसरा, इसका जो प्रभाव क्षेत्र था ना वो बहुत ज्यादा था। जो इस आंदोलन से अनुभव प्राप्त हुए वो जो भावी राजनीति थी ना उसको तय तय करने में बहुत मददगार सिद्ध हुए थे। इसके साथ साथ भी इन्होंने जो लोगों को नींद से जगाने का कार्य किया था और उपनिवेशवादी विचारों और संस्थाओं की वास्तविक मंशा को लोगों के सामने पेश किया। अब ये असफल क्यों रहा था भाई? जो उदारवादी नेता थे वो इसे अखिल भारतीय स्वरूप देने में असफल रहे थे, ठीक है। अखिल भारतीय स्वरूप नहीं मिल पाया था भाई, जहां से रिलेट था सिर्फ वहीं तक फैला था, ठीक है। उनके द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम इसे सही गति नहीं दे पाए थे। उन्होंने जो कार्य नीति जो अपनाई थी ना वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाई। इन राष्ट्रवादियों की कार्य प्रणाली में एक रूपता नहीं थी, कोई कुछ कर रहा था भी, कोई कुछ कर रहा था, ठीक है। धर्म और राजनीति के मध्य अस्वस्थ परंपरा की शुरुआत हुई, जिसके दुष्परिणाम कालांतर में भारत को झेलने पड़े। पता है ना भी इस टाइम पर क्या हुआ था? तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो अस्वस्थ परंपरा स्टार्ट हुई थी उसके जो दुष्परिणाम है वो भविष्य में हमें देखने को मिलते हैं। युवा पीढ़ी ने इसके नेतृत्व को ही नकार दिया। पता चल गया भी सफल और असफल क्यों हुआ था। असफल क्यों होता भाई? क्योंकि ना तो वो जो इसके नेता थे वो उसको अखिल भारतीय स्वरूप दे पाए, ना ही उनके कार्यक्रमों में एक रूपता थी दोनों के, ठीक है, ना उसे ठीक प्रकार से गति दे पाए, ना ही युवा पीढ़ी ने इसके नेतृत्व को स्वीकार किया। इसके साथ साथ जो धर्म और राजनीति की जो इन्होंने परिपाटी चलाई ना वो आगे जाकर भविष्य में बहुत ज्यादा हानिकारक सिद्ध हुई, ठीक है। अब है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी का अर्थ ये आपको स्टार्टिंग में लिखना है भाई, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का। इस आंदोलन यहाँ जहाँ आपने भूमिका के बाद सफलता और असफलता लिखी थी ना वहां पर स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारतीय माल का प्रयोग करना था। साम्राज्यवाद ब्रिटेन से आर्थिक हानि तथा भारत के लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। यद्यपि स्वदेशी आंदोलन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल नहीं हुआ, तथापि इस आंदोलन से राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय लहर पैदा हुई जिसने कालांतर में भारत की आजादी की नींव रखी। अब ये भाई आप कर लोगे आराम से, मैंने पूरा आपको डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद है भाई देश का बंटवारा एक ऐसी सांप्रदायिक राजनीति का आखिरी बिंदु था जो 19वीं शताब्दी में अंतिम दशकों में शुरू हुआ। परीक्षण करें भी सांप्रदायिक राजनीति जो स्टार्ट हुई थी ना, मतलब कैसे जो भारत का जो विभाजन किया गया था ना, भी कैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाए गए थे, तो उसके लिए जो धीरे धीरे जो कार्य किए गए थे वो सारे आपको इसमें देने, ठीक है। विदेश का बंटवारा एक सांप्रदायिक राजनीति का आखिरी बिंदु था, मतलब ठीक है भाई, बंटवारा करना तो उसका लास्ट स्टेज है, लेकिन उसके भाई जो धीरे धीरे जो हुए थे ना परिणाम वो क्या थे भी, जिसके कारण ये परिणाम हुआ, तो उसके प्रभाव क्या थे धीरे धीरे कैसे ये हुआ था। भूमिका 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास में ऐसा दिन है जो सभी भारतीयों के लिए गौरवमय है, क्योंकि एक लंबी दास्ता के बाद आज़ादी का अनुभव हुआ, परंतु इसके साथ ही भारत के अहम हिस्से का अलग होना सबसे बड़ी दुखदायी घटना थी। सांप्रदायिक राजनीति किसी विशेष प्रकार की संस्कृति और धर्म को दूसरे पर आरोपित करने की भावना या धर्म अथवा संस्कृति के आधार पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना क्या है भी सांप्रदायिकता। पहले आप सांप्रदायिकता बताएंगे, ठीक है। भी सांप्रदायिकता क्या होती है? किसी विशेष प्रकार की संस्कृति और धर्म को दूसरे पर आरोपित करना या संस्कृति और धर्म के आधार पर दूसरे के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। किसके आधार पर भी? धर्म और संस्कृति। तो वो क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता। और जब इसका प्रयोग, ठीक है, जब संस्कृति और धर्म का प्रयोग राजनीतिक स्वार्थपूर्ति के लिए करते हैं तो यही सांप्रदायिक राजनीति, मतलब जो ये धर्म और राजनीति है इसका प्रयोग जब आप राजनीति में करते हैं ना तो ये क्या कहलाती है? सांप्रदायिक राजनीति, ठीक है। सांप्रदायवाद उदय के कारण क्या क्या थे? अब हमें जो क्यों ये जाकर उसमें विभाजन में परिवर्तित होती है, उसके क्या कारण थे भी? अंग्रेजों की फूट डालो, शासन करो। आपको ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, बंगाल विभाजन से, ताकि आप सीक्वेंस में चलते रहो। अंग्रेजों की फूट डालो, शासन करो की नीति, कभी हिंदुओं का पक्ष तो कभी मुसलमानों का पक्ष लेकर आग में घी डालने का कार्य किया। 1875 में सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित अलीगढ़ में आंग्ल मुस्लिम कॉलेज
हिंदू विरोधी नहीं था, परंतु विकास में के पैमाने के लिए हिंदुओं द्वारा बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना, अभी इसको भी जो है ना वो सांप्रदायिकता का रूप दे दिया। ठीक है, जो सर सैयद अहमद खान ने क्या स्थापित किया था, भी कॉलेज, तो उसके विरोध में इन्होंने क्या किया, भी बनारस में हिंदू कॉलेज, अच्छी बात थी, भी एक कॉलेज संस्कृत भी आंग्ल मुस्लिम कॉलेज यहाँ इन्होंने स्थापित किया, अच्छी बात थी वो पढ़ाई के लिए, इन्होंने हिंदू कॉलेज स्थापित किया, वो भी अच्छी बात थी, लेकिन उसको एक ऐसा रूप देना कि भाई ये इस वजह से किया गया, वो गलत था। ठीक है, 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग, 1909 में पार्लियामेंट सुधार की पृथक निर्वाचन मंडल की नीति, 1916 में कांग्रेस द्वारा भी इसे अनुमति दे दी गई। जो निर्वाचन था भाई सबको पता ना, पार्लियामेंट सुधार 1909 वाला, कि अंग्रेज भाई मुसलमानों को वोट मुसलमान ही डालेंगे। ठीक है, भी जो प्रतिनिधि है वो भी मुसलमान है और वोट डालने वाले भी मुसलमान होंगे। ठीक है, तो ये वाला था। और 1916 में कांग्रेस के द्वारा भी इसे अनुमति दे दी गई। कम्युनल अवार्ड की घोषणा ने सबसे अधिक कार्य किया था भाई। 1932 में पता है ना मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड जो आया था भाई, इसको इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि जो मतलब SC ST है ना, उनको भी अब इस जो ये 1909 वाला था ना, इसके तरीके से भी इलेक्शन लड़े जाएंगे। तो इसके विरोध में गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं, फिर पुनः पैक्ट होता है। ठीक है, तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा ने सबसे अधिक कार्य किया। इसमें 1937 के चुनाव में कांग्रेस की जीत पर मुस्लिम लीग ने नारा दिया, कांग्रेस के हिंदू बहुल शासन में इस्लाम खतरे में है। आपको पता है जो 1937 में आम चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस को भारी सफलता मिलती है, तो उसके विरोध में भी ये क्या कहते हैं कांग्रेस मुस्लिम लीग वाले, कि कांग्रेस के हिंदू बहुल शासन में इस्लाम खतरे में है। 1939 में प्रांतीय सरकार से कांग्रेस के इस्तीफे को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में बनाया। ठीक है भाई, जो कांग्रेस प्रांतीय सरकार से जो इन्होंने इस्तीफा दिया था ना कांग्रेस ने, तो इन्होंने इसको किस रूप में बनाया था, मुक्ति दिवस के रूप में। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा पृथक राज्य की मांग की गई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने विरोध किया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भी भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही और अंत में माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। हालांकि बंटवारा 1947 में हुआ, परंतु पृष्ठभूमि बहुत पहले ही तैयार कर ली गई थी। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति विभाजन के साथ समाप्त नहीं हुई थी, यह आजाद भारत में भी निहित स्वार्थों की पूर्ति का साधन बनी हुई। जो सांप्रदायिक राजनीति थी इसका मेन क्या था भाई, इसी वजह से भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, भाई जब बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है ना, ठीक है, उसके बाद मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलता है। ठीक है भाई, कौन था लॉर्ड, मार्ले मिंटो। ठीक है, मिंटो ही भाई यूँ एक तरीके से मान लो नास की जड़ था। ठीक है, क्योंकि सारी जो फूट डालो शासन करो की नीति थी वो मार्ले और मिंटो की ही थी। ठीक है, इस शिष्टमंडल ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। ढाका के नवाब सलीम उल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। मान लीजिए भी 4 नंबर में आपको मुस्लिम लीग का दे दे तो आपको ये लिखना है। ठीक है, कि भाई कैसे बंगाल विभाजन की एक बार आपको बता देती हूँ, पूरा का पूरा सांप्रदायिकता वाला थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है, पहले तो आपको ये समझना है। इसमें ये पूछा गया है भी किस प्रकार से जो भारत का विभाजन होता है ना, कि उसके लिए पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है और उसमें सांप्रदायिकता का क्या रोल होता है। ठीक है, तो पहले तो सांप्रदायिकता क्या होती है, भी धर्म और संस्कृति के आधार पर, ठीक है, किसी के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना या उसको जबरदस्ती किसी पे थोपना, ठीक है, वो होती है सांप्रदायिकता। और जब इसका प्रयोग आप राजनीति में करते हैं तो वो क्या कहलाती है, सांप्रदायिक राजनीति कहलाती है। अब इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, जो अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति है ना, वहाँ से स्टार्ट होती है। कभी तो ये अंग्रेजों का पक्ष ले उसका अंग्रेज हिंदुओं का पक्ष लेते हैं, कभी मुसलमानों का। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया, भी आग में घी डालने का कार्य किया। 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा आंग्ल इंडियन वो मुस्लिम जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना की गई। तो उसके विरोध में मतलब उसको विकास के पैमाने के आधार पर नाप कर हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई भी बनारस में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो 1905 में है भी कांग्रेस का इसका विभाजन कर दिया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। फिर 1909 में जो इन्होंने भाई ये सांप्रदायिकता अधिनियम निकाला ना मार्ले मिंटो वाला, वो उसने और भी इसमें घी डालने का काम कर दिया भाई। उसके बाद 1916 में इसको कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया जो ये वाला अधिनियम था। उसके बाद भाई कम्युनल अवार्ड आता है जिसने और भी अधिक
इसको आगे बढ़ाने का काम किया। उसके आपको ना सीक्वेंस वाइज चीज़ें याद रखनी है ताकि आपको याद रहे। जैसे भी कम्युनल अवार्ड कब होता है 1932 में, उसके बाद फिर क्या होगा अभी 1937 में आम चुनाव होते हैं जिसमें कांग्रेस को बहुत ज़्यादा बार जीत मिलती है। तो उस पर मुस्लिम लीग क्या कहती है कि भाई कांग्रेस के बहुल शासन में इस्लाम को खतरा है। फिर 1939 में ये जो है कांग्रेस वाले त्याग पत्र दे देते हैं सारे के सारे, तो उसको ये मुक्ति दिवस के रूप में बनाते हैं। फिर 1940 में क्या होता है, चौधरी रहमत अली के द्वारा भी क्या की जाती है, अपनी पाकिस्तान की मांग की जाती है। सबसे पहले ऑफिशियल मांग यही की जाती है। उसके बाद क्या होता है अभी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये पार्टिसिपेट नहीं करते। जो भारतीय संविधान सभा होती है उसको भी ये स्वीकार नहीं करते। इसके बाद जो इनकी धीरे धीरे जो ये मंशा होती है ना, ठीक है, मतलब ये उस पर अड़े रहते हैं कि हमें तो भारत का विभाजन चाहिए, पाकिस्तान हमें चाहिए। तो ये फिर माउंटबेटन की योजना के द्वारा इनका जो ये है ये पूरा हो जाता है, ठीक है। और मुस्लिम लीग वाला अगर 4 नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद, क्योंकि आपको पता ना 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हो जाती है, उसके बाद जो है एक शिष्टमंडल होता है मुसलमानों का जिसमें 36 लोग शामिल होते हैं। वो 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं भाई, ठीक है। इस शिष्टमंडल ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जिसको ये मान लेते हैं। अंग्रेज ढाका के नवाब सलीम उल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन भाई आपको समझ में आ गया हुआ। अगला क्वेश्चन है 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन केवल उदारवादियों और अतिवादियों के मध्य उपस्थित मतभेदों का परिणाम न होकर ब्रिटिश सरकार की रणनीति प्रतिफल था। विवेचना करें भाई। आपको मैं आसान सी भाषा में समझा दूं, सबको पता है भी 1907 में जो कांग्रेस के अंदर ही विभाजन हो गया था 1907 में। तो इनका कहने का क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भी अगर आप ये बात सोचें कि भी उदारवादी और अतिवादियों के बीच ये लड़ाई थी, तो ऐसा नहीं था। इसके लिए भी किसने कार्य किए थे, अंग्रेजों की नीतियों ने कार्य किए थे, जो रणनीति अपनाई थी। आपको उनका वर्णन करना है, ठीक है। आपको पहले तो क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है कि क्या पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल इजी लैंग्वेज में नहीं पूछे जाएंगे, बहुत फिलोसफिकल लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पता होना चाहिए भी कि आपसे क्या मांगा गया है, आपको क्या देना है आंसर में, ठीक है। चलो भाई, भूमिका 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई, उदारवादी और अतिवादी। इस विभाजन का आधार बंग भंग आंदोलन ने ही बना दिया था। अब इसका तात्कालिक कारण क्या था भी, अतिवादी क्या चाहते थे कि यह अधिवेशन नागपुर में हो और अध्यक्ष लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाए। भी बाल गंगाधर तिलक को तो इसलिए नहीं बनाया गया, ये बात क्या कर टाल दिया गया था कि वो उनका मतलब खुद का वो हो गया ना निवास क्षेत्र, ठीक है। तो भाई ये क्या चाहते थे अतिवादी कि एक तो नागपुर में हो, दूसरा या तो लाला लाजपत राय को बनाओ या बाल गंगाधर तिलक को बनाओ। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन और जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था और जो राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया। जब इनके समर्थन में एक तो आप स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ठीक है, इसके समर्थन में दूसरा जो राष्ट्रीय शिक्षा थी ना, उसके पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव पारित करें। लेकिन इन्होंने क्या किया भी, उदारवादियों ठीक इसके विपरीत, एक तो इसका अधिवेशन कहाँ किया, सूरत में। अध्यक्ष किसको बना दिया भाई, रास बिहारी घोष को। तथा स्वदेशी बहिष्कार, जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था उसका, और जो राष्ट्रीय शिक्षा का जो प्रस्ताव था उसको वापस लेने की जोरदार मांग की। इससे कांग्रेस के विभाजन को सुनिश्चित कर दिया। अभी एक आपको बता देती हूँ भाई, जो कांग्रेस का 1907 में, ठीक है, अधिवेशन होना था, उस पर सबसे ज़्यादा डिबेट हुआ। जो अतिवादी थे और जो उदारवादी थे। अतिवादी तो चाहते थे भी ये नागपुर में अधिवेशन या तो आप लाला लाजपत राय को बनाओ या आप बाल गंगाधर तिलक को बनाओ, ठीक है। और जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था ना, उसके पक्ष में, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो उन्होंने बनाई थी ना, शायद गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी, ठीक है, उसके समर्थन में प्रस्ताव लेके आओ। लेकिन उन्होंने बिल्कुल विपरीत क्या किया भी, एक तो अधिवेशन सूरत में कर दिया, दूसरा अध्यक्ष इन्होंने रास बिहारी घोष को बना दिया, और तीसरा जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन थे और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके प्रस्ताव को बिल्कुल वापस लेने की इन्होंने जोरदार मांग की, जिसने भी कांग्रेस का जो विभाजन था उसको निश्चित कर दिया, ठीक है।
अब ये विभाजन जाकर एक कब होगा भी 1916 में, जब अंबिका चंद मजूमदार होंगे अध्यक्ष। ठीक है, दोबारा से एक होगी फिर कांग्रेस। ब्रिटिश सरकार की भूमिका, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि भी कैसे आप ये कैसे सिद्ध करोगे कि किसमें ना जो अतिवादी और उदारवादी थे उनका मेन रोल नहीं था, मेन रोल ब्रिटिश सरकार का था। यह विभाजन इन दोनों पक्षों के मध्य के विवाद का परिणाम नहीं था, इसके पीछे सरकार की सोची समझी रणनीति अपना कार्य कर रही थी। सरकार ने कांग्रेस के आरंभिक वर्षों से ही उदारवादियों के साथ सहयोगात्मक रुख बनाए रखा, परंतु बाद के वर्षों में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलनों के उभरने से कांग्रेस के प्रति इसका मोह भंग हो गया। अपनी रणनीति के प्रथम चरण में उदारवादियों को डराने के लिए अतिवादियों के साधारण दमन की नीति को अपनाया। दूसरे मतलब दो चरण अपनाए भाई। ठीक है, पहले स्टार्टिंग से सबको पता है इसका सहयोगात्मक भी थोड़ा बहुत इनकी मांगों को मान लिया जाता था, लेकिन जब स्वदेशी आंदोलन चलाए गए तो इनको पता चल गया कि अब लोग जो हैं वो जागृत हो चुके हैं, अब आप लोगों को मतलब कठोर रणनीति अपनानी पड़ेगी। तो इन्होंने पहले तो क्या किया, जो उदारवादी है ना उनको डराने के लिए अतिवादियों के दमन की नीति अपनाई। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि अगर तुम है ना मतलब हमारा साथ देते हो, ठीक है, तो हम तुम्हारी बातों को मान लेंगे। ठीक है, दूसरे चरण में उदारवादियों की कुछ मांगों पर सहमति जताकर उन्हें आश्वासन दिया कि यदि वे खुद को अतिवादियों से दूर रखते हैं तो देश में संवैधानिक सुधार संभव हो सकते हैं, अर्थात यहाँ भी फूट डालो शासन करो की नीति को इन्होंने अपनाया। दुर्भाग्य से इस दौर में जब पूरे राष्ट्र को अपनी सभी राष्ट्रवादियों के समन्वित प्रयासों की जरूरत थी, उस वक्त ये दोनों पक्ष ब्रिटिश सरकार के शिकार हो गई। ठीक है भाई, आ गया होगा बहुत आसानी से, मैंने आपको इसको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन की विचारधारा में समतावादी तथा जनतंत्रवादी विचारों को स्थान दिया गया था और इसका दृष्टिकोण पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष था। विवेचना करें भी किस प्रकार से जो गदर आंदोलन था वो जनतंत्रवादी था और समतावादी था और उसमें धर्मनिरपेक्ष का बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष था। ठीक है, तो इसका आपको वर्णन करना है। मैं पहले तो आपको बता देती हूँ, जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी भाई, 1913 में। कहाँ पर, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से इसका स्थापना की गई थी। इसका आगे भी आप लिख सकते हो भी कौन कौन इसका वो चुना गया था, अभी मेरे को याद नहीं है। ठीक है, भाई कौन अध्यक्ष था और कौन वो था, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख देना। ठीक है, अब मेरे को इस ध्यान में नहीं है। इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के, क्योंकि हो सकता है अभी 4 नंबर में आपसे गदर पार्टी के बारे में पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा आप उसको डिटेल में कर लेना। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से हुई थी। इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को दासता से मुक्ति दिलाना था। मतलब ये नहीं था कि ये शांति में बिलीव करते थे, ये सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को दास, इनका मेन मकसद क्या था कि भी किसी भी तरीके से भारत को आज़ादी दिलानी थी। ठीक है, उद्देश्य में समतावादी और जनतंत्रवादी। अब ये उद्देश्य में समतावादी और जनतंत्रवादी कैसे थे? गदर पार्टी का उद्देश्य स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना था। ये किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानते थे। हिंदू मुस्लिम सिख सभी एक साथ मिलकर भोजन करते थे, एक साथ योजना बनाते थे। ठीक है, ये भारत तथा शेष दुनिया के मध्य स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संबंध कायम करना चाहते थे। ठीक है, भारत के साथ साथ दूसरी दुनिया को भी क्या संदेश देना चाहते थे भी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का। ये अंध राष्ट्रभक्ति से बचाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इसको आयरिश और जो रूसी क्रांतिकारी थे ना उनके उदाहरण दिए। अपने संघ के जो गदर पार्टी के जो लोग थे उनको मतलब ये अंध राष्ट्रभक्ति से बचाना चाहते थे। ठीक है, इसके लिए क्या करते थे, ये आयरिश और रूसी क्रांतियों के उदाहरण देते थे। यद्यपि इनकी हिंसात्मक गतिविधि इनके जनतंत्रवादी होने पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। भाई ये कहते हैं कि क्योंकि इन्होंने हिंसात्मक गतिविधि अपनाई थी, क्योंकि अहिंसा थोड़ी ना थी, ये तो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से जो है भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। तो ये कहते हैं कि भी यद्यपि इनकी हिंसात्मक गतिविधि इनके जनतंत्र होने पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, तब भी इनका स्वरूप कैसा था भी, कैसा था, जनतंत्रवादी था। अब धर्मनिरपेक्ष कैसे थे भाई, इन्होंने किसी भी धर्म के नारे नहीं लगाए थे, इन्होंने वंदे मातरम का नारा दिया था। ठीक है, ये धर्म को राजनीति से अलग रखते थे। इन्होंने धार्मिक नारों की अपेक्षा वंदे मातरम को लोकप्रिय बनाया था। यद्यपि गदर आंदोलन अपने उद्देश्य प्राप्ति में पूर्णतः सफल नहीं माना जाता है, तथापि यह समतावादी एवं जनतंत्रवादी मूल्यों पर आधारित था। ठीक है भाई, कोई सी ज़्यादा खास बड़ी बात इसमें है नहीं, आसान है, मैंने आपको वैसे साथ साथ इसको समझा दिया है। ठीक है,
हाँ, एक आप गदर पार्टी का थोड़ा इससे डिटेल में कर लेना। मतलब आप मान लीजिए 4 नंबर में अगर आपसे गदर पार्टी पूछी जाती तो आप उसको लिख सके भी इसका अध्यक्ष वगैरह कौन थे, ठीक है। जलियांवाला बम हत्याकांड क्या था, यह चर्चा में क्यों रहा था। भाई जलियांवाला बम हत्याकांड, सबसे पहले तो मैं आपको वैसे बता दूं थोड़ा सा डिटेल में। सबको पता भी कब कब घटित होती है घटना, जो पंजाब का अमृतसर है वहाँ पर ये घटना घटती है जलियांवाले बाग में, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। अब ये क्यों घटती है, तभी 1919 में ब्रिटिश जो सरकार थी उसके द्वारा एक कानून लाया गया था सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में, जिसको रोल्ट एक्ट बोला जाता है। उसी को ब्लैक भी, काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है, बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्या था कि सिर्फ संशय के आधार पर आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो, उसको जेल में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये कानून था। इसके विरोध में काफ़ी सारी मतलब लोगों ने मतलब विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसके विरोध में जो हमारे में महत्वपूर्ण नेता थे ना दो, एक तो था भाई सफरुद्दीन किचलू और एक और था भाई, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उनको छुड़वाने के लिए मतलब बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग है ना इस जलियांवाले बाग में एकत्रित होते हैं, और इसका सिर्फ एक ही दरवाज़ा होता है। और जब ये अपनी शांतिपूर्ण सभा कर रहे होते हैं तो उसी टाइम जो जनरल डायर है ना, वो क्या करता है भाई, गोलियां बरसाने का आदेश दे देता है। और उसके अंदर भाई क्योंकि एक ही दरवाज़ा था तो बहुत सारे लोग, 1000 से भी ऊपर लोग कहते हैं भाई उसमें मारे गए थे। आज तक कहते हैं कि उसमें गोलियों के निशान हैं यूं के यूं। कुछ लोग, उसके अंदर एक कुआं था, उस कुएं में कूद गए थे, ठीक है। तो ये थी जलियांवाला बम हत्याकांड। इसका बाद में आपको पता है ना कि जो बदला भी लिया जाता है, ठीक है। भूमिका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल रेगिनोल्ड डायर ने, ठीक है भाई, इसका पूरा नाम क्या था, ब्रिगेडियर जनरल रेगिनोल्ड डायर ने। और उस टाइम भाई जो वायसराय था वो कौन था, चेम्सफोर्ड था, ठीक है। आपको याद होगा ना 1919 का चेम्सफोर्ड अधिनियम, तो वैसे भी याद कर लेना। चलाने के आदेश दे दिए थे, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। यह स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के रूप में महत्वपूर्ण स्मारक है भाई, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये आज एक महत्वपूर्ण स्मारक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एकत्रित होने का कारण क्या था, ब्रिटिश सरकार द्वारा सर सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में एक अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अनुसार राजद्रोह के आरोप में किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनैतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी। इसलिए इसे काला कानून, बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया। यह रोल्ट एक्ट कहलाता है। विरोध, इस एक्ट का विरोध करने वाले नेताओं को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें प्रमुख नेता कौन थे भी, एक तो सफरुद्दीन किचलू थे, एक डॉक्टर, हाँ एक डॉक्टर सत्यपाल थे, ठीक है। दो थे भी, एक डॉक्टर सत्यपाल थे, एक सफरुद्दीन किचलू थे। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था भी, अमृतसर के जलियांवाले बाग में हजारों की संख्या में लोग विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। घटना, इस दिन हजारों की संख्या में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए लोगों पर जनरल डायर के आदेश पर सभा को घेर कर एकमात्र निवास द्वार को बंद कर दिया गया और निहत्थे भीड़ पर गोलियां चला दी गई, जिसमें 1000 से भी अधिक लोग, निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चों की मौत हो गई। प्रभाव, इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में प्राप्त नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इसके साथ ही शंकरन नायर ने वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे भी, शंकरन नायर, उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से भी इस्तीफा दे दिया। तत्कालीन सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया और इसकी जांच के लिए जो सरकार थी उसने तो हंटर आयोग का गठन किया था, लेकिन एक जो गठन है वो कांग्रेस के द्वारा भी करवाया गया था, जिसके सदस्य कौन कौन थे भाई, शायद मदन मोहन मालवीय थे क्या, एक बार बताना भाई कौन कौन थे, शायद जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी थे। मतलब इसने तो क्या कहा था भी, थोड़े से लोग मरे थे, कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी। इसमें जो अंतर आयोग बनाया गया था उसने बिल्कुल मतलब इसको एक ऐसा रूप दे दिया था कि भी कोई जैसे घटना हुई ही नहीं थी, ठीक है। आप बताना भी इसको, ठीक है। चर्चा का कारण, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। 13 अप्रैल 2023 को इस घटना को पूरे 104 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वो वाला बताना भी आप, इसकी जो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इसके खिलाफ में जो कांग्रेस के द्वारा जो समिति बनाई गई थी ना, उसमें कौन कौन शामिल था। अगला है भी चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन की विशेषताओं, क्योंकि भी इसमें राष्ट्रीय आंदोलन को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, लिखा गया है आपके सिलेबस में कि आपको राष्ट्रीय आंदोलन करने हैं, ठीक है। चंपारण आंदोलन की विशेषताओं तथा महत्व को स्पष्ट करें।
इसकी वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। भूमिका 1917 का चंपारण सत्याग्रह बगान मालिकों द्वारा किसानों के साथ 3 कठिया, एक बार वैसे बता देती हूँ आपको इसको, ठीक है। जो चंपारण आंदोलन था वो कहाँ स्टार्ट होता है भाई, कहाँ पर स्टार्ट होता है, ये बंगाल और बिहार में, मतलब उस टाइम तो बंगाल बिहार एक ही थे, ठीक है। तो जो वहाँ के थे भाई, कौन था, कौन बुलाता है इसको, बिहार का वो रामचंद्र शुक्ल है, वो बुलाता है ना शायद गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण देता है भाई, कि कैसे जो ना चंपारण में जो 3 कठिया पड़ती थी, मतलब आपको ना 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था चंपारण में। चंपारण बिहार में है भाई, ठीक है। तो गांधी जी को वो बुलाते हैं, तो उसके विरोध में गांधी जी चंपारण में आंदोलन चलाते हैं। भारत आने के बाद इनका ये पहला आंदोलन है, ठीक है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह बगान मालिकों द्वारा किसानों के साथ 3 कठिया पद्धति के विरोध में किया गया एक अहिंसक आंदोलन था, जिसने भारत में गांधी जी के सत्य और अहिंसा के ऊपर लोगों के विश्वास को मजबूत किया। चंपारण आंदोलन बिहार में चंपारण के किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। राजकुमार शुक्ल था भी, ठीक है, जो गांधी जी को चंपारण आने के लिए जिसने राजी किया था। अप्रैल, इसके साथ साथ आप लोग बताना भी गांधी जी के साथ और कौन कौन लोग गए थे भी। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा नाम आप बताएंगे, ठीक है, जो चंपारण आंदोलन में इनके साथ गए थे, ठीक है। अप्रैल 1917 में, वैसे भी आपको पता होगा भी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो कहाँ से रिलेट करते थे, बिहार से। अप्रैल 1917 में चंपारण आंदोलन आरंभ हुआ। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग भारत में चंपारण आंदोलन में किया था। इस आंदोलन के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी भी। इसमें सत्याग्रह का तो नहीं आएगा, क्योंकि सत्याग्रह का तो आगे जाकर उसमें करेंगे ना, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में, ठीक है। इस आंदोलन के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। महात्मा की उपाधि किसने दी थी वो आप लोग बताएंगे। विशेषताएं, सत्य पर आधारित भारत का पहला अहिंसक आंदोलन था, क्योंकि इसमें हिंसा नहीं की गई थी। सत्य पर आधारित भारत का पहला अहिंसक आंदोलन। महिलाओं तथा अन्य स्थानीय लोगों की भागीदारी थी भाई, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। नैतिक आधार पर कानून के गलत होने पर आग्रहपूर्ण उल्लंघन पर बल। अगर मान लीजिए कानून गलत है तो उसका नैतिक आधार पर आप आग्रहपूर्ण उल्लंघन कर सकते हो। नैतिक दबाव बनाना, सत्ता पक्ष पर भी आप किस तरीके से नैतिक दबाव बना सकते हो। महत्व, बिना किसी कठोर कार्यवाही के 3 कठिया पद्धति का अंत कर दिया गया। अंग्रेजों तथा बगान मालिकों का हृदय परिवर्तन हुआ। आगे के भारतीय आंदोलन के लिए है एक प्रेरक घटना बनी, क्योंकि सबसे पहली घटना गांधी जी की यही थी भाई, ठीक है। प्रासंगिकता, इस आंदोलन के सालों बाद नेल्सन मंडेला, अब इसकी प्रासंगिकता क्या भी, मतलब जब थी और अब भी ये क्यों मतलब महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो ये वाली इनकी जो चंपारण का जो इनका आंदोलन था, तो क्यों थी भी। इस आंदोलन के सालों बाद नेल्सन मंडेला द्वारा इसका प्रयोग कर अफ्रीका में आज़ादी प्राप्त करना इसकी प्रासंगिकता को दर्शाता है। सकारात्मक राजनीति में यह सहायक है, क्योंकि भाई इसमें कोई भी ऐसा मतलब गलत तरीके का प्रयोग नहीं किया गया था। विरोध हेतु अहिंसा पर बल देने के कारण आतंकवादी घटनाओं को रोकने में यह सक्षम है। समावेशी विकास में यह सहायक है। समावेशी विकास मतलब सबका विकास, ठीक है। स्पष्ट है कि 100 वर्ष बाद आज भी इस आंदोलन की प्रक्रिया विश्व में शांतिपूर्ण समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने में सक्षम है। साथ साथ में ही समझ में आ गया होगा भाई, ये क्वेश्चन आपको ईजी ही था, ठीक है। उसके बाद भी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो सकता है कि आपको 4 नंबर में दे दिया जाए, इसलिए मैंने इसको भी करवा दिया है। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल जाने के कारण, वैसे बता देती हूँ एक बार मोटा मोटा आपको ताकि याद हो जाए। जो अहमदाबाद है ना, अहमदाबाद का जो मिल मजदूर आंदोलन था वो क्यों था, जो 1917 में अहमदाबाद में क्या तभी प्लेग की बीमारी फैल जाती है, जिसके कारण मजदूर वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो मील मालिक थे उनको रोकना था, तो उन्होंने क्या किया, अभी उनको बोनस देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और मतलब जब धीरे धीरे वो प्लेग की बीमारी कम हो गई, तो उन्होंने वो जो था क्या कहते हैं उसको, बोनस वो देना बंद कर दिया। अब उसी टाइम प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, मतलब एक तो युद्ध के कारण महंगाई ज़्यादा हो गई थी, ऊपर से इन्होंने बोनस देना बंद कर दिया, तो लोग इसके अगेंस्ट खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हमें तो बोनस चाहिए ही चाहिए, ठीक है।
तो फिर महात्मा गांधी जी को वहाँ पर बुलाया जाता है। जो ये मिल मालिक थे वो कह रहे थे कि हम 20% वेतन में वृद्धि कर देंगे, और जो मिल मजदूर थे वो 50% पर अड़े हुए थे, लेकिन गांधी जी के सहयोग से बीच का यानी कि 35% पर सहमति हो जाती है। ठीक है, ये था भाई आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल जाने के कारण मिल मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया, जिसे रोकने के लिए मिल मालिकों द्वारा प्लेग बोनस आरंभ किया गया। बीमारी का प्रकोप कम होने पर इसे बंद कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बढ़ी हुई महंगाई के कारण इसे वापस न लेना एवं मासिक वेतन में जोड़ने की मांग मिल मजदूर करने लगी। यह मांग अस्वीकार होने पर गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन पर ये बैठ गए। 1918 में अनुसुईयाबेन द्वारा गांधी जी को आमंत्रित किया गया। मिल मजदूरों द्वारा 20% और मजदूरों द्वारा मिल मालिकों द्वारा तो भी 20% और मजदूरों द्वारा 50% वेतन की मांग की। गांधी जी के सुझाव पर मजदूरों के वेतन में 35% की मांग को स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी का पहला आमरण अनशन था। ठीक है, सत्याग्रह का पहला प्रयोग इन्होंने यहीं पे किया था। हो गया भी। उसके बाद है कांग्रेस द्वारा संगठन में पूर्ण सहमति के अभाव के बावजूद गांधी जी के खिलाफ आंदोलन को समर्थन देने व सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन आरंभ करने के निर्णय को समर्थन देने के पीछे क्या कारण थे? ये है भाई खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, ठीक है, और किस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस को इसके लिए राजी किया था, क्योंकि कांग्रेस इसके समर्थन में नहीं थी। ठीक है, ये वाली सारी चीज आपको खिलाफत आंदोलन वाली इसमें लिखनी है। सबसे पहले भी भूमिका। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है भी? दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? गांधी जी। ठीक है, नवंबर 1919 में, आपको डेट याद रखनी है भी इस तरीके से, नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। गांधी जी ने इसे भारतीयों के मध्य एकता स्थापित करने और सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन घोषित करने के एक उपयुक्त मंच के रूप में देखा था। गांधी जी क्या चाहते थे भी कि अगर इस टाइम पर मुसलमान मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाती है तो इससे भारतीय जो आज़ादी की रणनीति है ना उसमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। ठीक है, तो नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय आंदोलन दिल्ली में आयोजित किया गया। गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। गांधी जी ने इसे भारतीयों के मध्य एकता स्थापित करने और सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन घोषित करने के एक उपयुक्त मंच के रूप में देखा था। अब कांग्रेस का समर्थन, गांधी जी चाहते थे भी इसका कांग्रेस समर्थन करे भी खिलाफत आंदोलन का, लेकिन कुछ नेता ऐसे थे जो इसके बिल्कुल विरोध में थे, और तिलक ने तो इसे बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया था। तिलक ने धार्मिक मुद्दों पर मुस्लिम नेताओं के साथ संधि करने का विरोध किया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन को सफल बनाने के लिए कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करना बहुत आवश्यक था, परंतु कांग्रेस में इस मुद्दे पर सर्वसम्मति का अभाव था। तिलक ने धार्मिक मुद्दों पर मुस्लिम नेताओं के साथ संधि करने का विरोध किया। तिलक तो सत्याग्रह के भी पक्ष में नहीं थे। गांधी जी ने अपने अथक प्रयासों से कांग्रेस को मना लिया। अब कांग्रेस मानती क्यों है भी, उसने स्वीकृति क्यों दी थी? कांग्रेस के अपने रीजन थे। ठीक है, क्या कारण था भी? कांग्रेस ने यह महसूस किया गया कि हिंदू मुस्लिम एकता तथा मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में शामिल करना बहुत अधिक जरूरी है और यह उसका स्वर्णिम अवसर है। सैद्धांतिक तरीके में कांग्रेस का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा था। भी अब वो टाइम पीरियड आ चुका था जब धीरे धीरे उदारवादियों का स्थान अतिवादियों ने ले लिया था। ठीक है, कांग्रेस इस बात से भली भांति परिचित थी कि देश की जनता अपने असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए उचित अवसर की तलाश में थी। भी कांग्रेस को पता चल गया था कि अब जो है ना, जो भारत की जनता है वो सिर्फ एक अवसर की तलाश में है अपनी जो असंतोष है उसकी अभिव्यक्ति के लिए। ठीक है, खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में भारतीय मुसलमान भारतीय राष्ट्रवाद के समर्थक थे। खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक कारण युद्ध के अंत में क्या था भी? जो ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद ओटोमन सुल्तान को खलीफा के पद से सत्ता में बनाए रख, ये क्या चाहते थे भी जो ओटोमन साम्राज्य का जो शासक है ना वो सत्ता में बना रहे, लेकिन 1920 में सेवर्स की संधि के अनुसार खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। मुसलमानों की मांग थी कि मुस्लिम पवित्र स्थानों पर खलीफा का शासन कायम रहना चाहिए। जो मुस्लिम पवित्र स्थान है ना उन पर शासन खलीफा का ही होना चाहिए, लेकिन सेवर्स की संधि के बाद तो खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। भारत में मुसलमानों का ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मोहभंग हो गया। 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 22 से 23 नवंबर 1919 में भारत ने ब्रिटिश
सरकार के साथ असहयोग की बात कही गई। यहाँ पर भी 1919 में भारत और ये जो मुस्लिम लीग और है कांग्रेस, इसका समन्वय होता है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं भी? 22 से 23 नवंबर 1919 में दिल्ली में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं। एक बार मैं आपको उसको मोटा मोटा समझा देती हूँ। जो खिलाफत आंदोलन है ना, वो 1920 का जो सम्मेलन है वो 22 से 23 नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित किया जाता है। और अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? महात्मा गांधी होते हैं। महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि भाई अब जो है ना, भारतीयों में, मुसलमानों और हिंदुओं में समन्वयता स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में इसको देखते हैं। तो कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस का समर्थन नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जो कांग्रेस के मेन मेन नेता है ना, वो इसका मतलब विरोध करते हैं भाई, साथ नहीं देना चाहते। तिलक तो कहते हैं कि भी धार्मिक मामलों पर मुस्लिम लोगों के साथ आप क्यों संधि कर रहे हो। इसके साथ साथ जो ना तिलक वो सत्याग्रह में भी बिलीव नहीं करता था, ठीक है। लेकिन भी किसी तरीके से गांधी जी इसको मना लेते हैं। अब कांग्रेस हाँ क्यों बढ़ती है? क्योंकि कांग्रेस इसको क्या कहती है कि भी जो मुस्लिम है ना, अब उनको राष्ट्रीय आंदोलन की जो मुख्य धारा है ना, उसमें जोड़ना बहुत जरूरी है। दूसरा, वो क्या मानते थे कि अब जो लोग हैं वो सैद्धांतिक तरीकों से तंग आ चुके हैं। और तीसरा क्या था भी, अब है ना सिर्फ वो एक ऐसे मतलब अवसर की तलाश कर रहे हैं जिसमें वो अपना असंतोष व्यक्त कर सकें, ठीक है। अब खिलाफत आंदोलन क्या था भाई? सबको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ओटोमन साम्राज्य था ना, उसकी के साथ इनकी जो सैवर्स की संधि होती है, उसके अकॉर्डिंग खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया जाता है। जबकि मुस्लिम क्या बोलते हैं कि भाई जो हमारे मुस्लिम राज्य हैं, इस्लाम राज्य हैं भी, वहाँ पर खलीफा का शासन होना चाहिए, लेकिन ये इसको समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से भी दोनों को मिलकर भी, कांग्रेस और ये मुस्लिम लीग मिलकर खिलाफत आंदोलन का संचालन करते हैं, ठीक है। यद्यपि असहयोग आंदोलन अपने तात्कालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, परंतु इसके बाद के स्वतंत्रता आंदोलनों में एक मजबूत आधार तैयार किया। एक बार आपको पहले वैसे इसकी पृष्ठभूमि बता देती हूँ। असहयोग आंदोलन था क्या? सबको पता भी, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट होता है? 1920 में, जो नागपुर अधिवेशन होता है ना भी, उसमें, ठीक है। सी आर दास होते हैं, वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो उस 1920 वाले अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पारित किया जाता है। असहयोग आंदोलन का, असहयोग का मतलब ये था भी हम मतलब किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे सरकार को, ठीक है। मतलब जो सरकारी स्कूल कॉलेज हैं उसमें जाना छोड़ देंगे बच्चे, ठीक है। या उससे रिलेटेड मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं किया जाएगा। मतलब अच्छा ठीक तरीके से चल रहा था ये, और 2 साल तक चलता है। लेकिन 5 फरवरी 1922 को, कहीं कहीं 4 फरवरी भी डेट मिलती है, वैसे 5 फरवरी ज़्यादा मान्य है, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को भी जो यूपी का गोरखपुर का एक वो है स्थान है, चोरा चोरी, वहाँ पर एक घटना घटती है। जो भारतीय है ना, वो पुलिस थाने को आग लगा देते हैं, जिसमें भी कहते हैं कि 22 जो पुलिस वाले थे ना, वो छुपे हुए थे, वो उसमें जल के मर जाते हैं। जिसके कारण गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इसके बाद गांधी जी की बहुत ज़्यादा आलोचना की जाती है। कहा जाता है कि जिस टाइम भारत मतलब आज़ादी प्राप्त करने वाला था, उसी टाइम गांधी जी पीछे हट गए, ठीक है। अब इसको इसमें से करवा देती हूँ आपको। भूमिका 1920 में गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया असहयोग आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसने आगे होने वाले स्वतंत्र आंदोलन के लिए एक मजबूत पृष्ठभूमि तैयार की। यद्यपि यह आंदोलन अपने घोषित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि भी घोषित लक्ष्य तो क्या था? आज़ादी प्राप्त करना है, लेकिन ये तो पहले ही समाप्त कर दिया गया ना। परंतु गांधी जी की रणनीति और नेतृत्वकारी भूमिका ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को एक नया आयाम दिया। अब असहयोग आंदोलन, इस आंदोलन को 1920 में नागपुर अधिवेशन में सी आर दास द्वारा प्रस्तावित किया गया था। भी सी आर दास इसके अध्यक्ष नहीं थे, भी प्रस्तावित किया था, ठीक है। जो प्रस्तावित किसने किया था? सी आर दास ने प्रस्तावित किया था। अब कांग्रेस, आप अध्यक्ष बताना भी उस टाइम कौन थे, ठीक है। नागपुर अधिवेशन की किसने की थी भाई? अभी मेरे को भी रास बिहारी बोस नहीं, किसने की थी एक बार बताना, ठीक है। इस आंदोलन को 1920 में नागपुर अधिवेशन में सी आर दास द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब कांग्रेस जन कांग्रेस में तब्दील हो गई थी। कांग्रेस द्वारा शांतिपूर्ण और वैध तरीकों से स्वराज प्राप्ति का निर्णय लिया गया। भी सोचा तो क्या गया था? भी शांतिपूर्ण और वैध तरीकों से स्वराज प्राप्ति का निर्णय लिया गया था। इस प्रकार यह अधिवेशन एक अतिरिक्त सैद्धांतिक जन संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध था। गांधी जी ने कहा था कि यदि इसे पूरी तरह से लागू किया जाता है तो 1 वर्ष के अंदर ही हम स्वराज
प्राप्त कर लेंगे। उपलब्धि, असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया था। असहयोग आंदोलन के साथ राष्ट्रवादी भावनाएं देश के कोने कोने तक फैल गई थी। पुरुषों और महिलाओं के राजनीतिकरण ने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी चरित्र प्रदान किया। ब्रिटिश शासन को चुनौती देने का कार्य किया गया। सब देशी उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है, क्योंकि लोग बच्चों ने स्कूल कॉलेज सब कुछ छोड़ दिए थे, ठीक है। विशेषताएं, आंदोलन में गांधी जी की स्थिरता के तथा के कारण इसकी गति धीमी हो गई थी, ठीक है। गांधी जी ने मतलब कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया, भाई इसको स्टार्ट तो कर दिया लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, जिसके कारण इसकी गति धीमी हो गई। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जो कि राजनीतिज्ञों के प्रमुख केंद्र थे, वहाँ सीमित प्रतिक्रिया, मतलब जहाँ से बड़े बड़े नेता रिलेट करते थे वहाँ मतलब उस जगह पर भी जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत ज़्यादा स्थिर थी, कमज़ोर थी। सरकारी सेवा से त्याग पत्र, उपाधियों का त्याग को गंभीरता से नहीं लिया गया था। भी जो सरकारी सेवा से त्याग पत्र दिए गए थे या उपाधियों को वापस करने की जो इन्होंने प्रक्रिया की थी, उसका भी कोई खास फर्क इनके ऊपर पड़ा नहीं था, अंग्रेजों के ऊपर। अहिंसा के सिद्धांत को पूरी तरह से पालन नहीं किया गया था। भी अहिंसा का सिद्धांत जो है वो पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। चोरा चोरी घटना, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कस्बे में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें 22 जो पुलिस वाले थे वो जिंदा जल गए। इस घटना को चोरा चोरी कांड कहते हैं। इस घटना से नाराज होकर 12 फरवरी 1922 को बारदोली में, ठीक है, भी कहाँ वापस लेते हैं, बारदोली में 12 फरवरी 1922 को गांधी जी को भी कार्य समिति, कांग्रेस की कार्य समिति बैठक में से वापस ले लिया जाता है, ठीक है। निष्कर्ष, भले ही यह आंदोलन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल न हुआ हो, परंतु इसने आम जनता में एक नया विश्वास जागृत किया तथा उन्हें अपने राजनीतिक लक्ष्य के प्रति निडर रहना सिखाया एवं साम्राज्य को उनका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बताया, ठीक है भाई। उसके बाद है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के क्या प्रावधान थे? क्या आपको लगता है कि निष्क्रियता के दौर में इसने राष्ट्रवादी गतिविधियों को गति प्रदान की थी? भी सबसे पहले आपको साइमन कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। और क्या आपको लगता है कि भी इसने उस टाइम की जो राष्ट्रवादी गतिविधियां थी उनको गति प्रदान की थी? अभी मैं पहले आपको इसका बता देती हूँ पृष्ठभूमि है क्या। जो साइमन कमीशन है, अब वो था क्या भाई? साइमन कमीशन एक आयोग था जो 1919 का अधिनियम था ना, उसकी जांच करने के लिए कमीशन बनाया गया था। वैसे तो यह 10 वर्षों के बाद बनाना था, अभी 1929 में आना था, लेकिन ये टाइम से पहले बना दिया गया। दूसरा क्या था, इसमें टोटल 7 सदस्य थे और एक सदस्य भी इसमें भारतीय नहीं था, ठीक है। भी एक भी सदस्य इसमें भारतीय नहीं था, तो इसको जो है गोरों का कमीशन, और इसको जब ये भारत में आता है तो इसके गो बैक, ठीक है, का नारा लगाया जाता है। भाई साइमन कमीशन के विरोध में आपको पता है लाला लाजपत राय जी जब विरोध करते हैं तो उनकी लाठियां लग जाती हैं, और उन्होंने एक बात भी कही थी, मेरे ऊपर बरसाई गई एक एक लाठी जो ब्रिटिश का जो ताबूत है उसमें कील साबित होगी। तो इसका गठन कब होता भाई? 8 नवंबर को तो इसका गठन होता है 1927 में। भारत कब आता है? 3 फरवरी 1928 को। और इसका जोरदार विरोध किया जाता है, बहुत बड़े स्तर पर इसका विरोध किया जाता है साइमन कमीशन का, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात तो यही थी कि 7 सदस्य थे और उनमें से एक भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं बनाया गया था, ठीक। अब इसने क्या क्या सुझाव दिए थे वो अब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। भूमिका, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार शासन व्यवस्था की प्रगति का अध्ययन करने और नए कदमों का सुझाव देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जॉन साइमन की अध्यक्षता वाले एक आयोग का गठन किया गया। इसमें कुल 7 सदस्य थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका गठन 8 नवंबर 1927 में किया गया था। 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन भारत पहुंचता है। साइमन कमीशन का विरोध, इस कमीशन का भारत में भारी विरोध किया गया क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। लाला लाजपत राय का विरोध करते समय भी लाठियां लगी थी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रावधान 1900, अब इसने क्या क्या प्रावधान सुझाव क्या क्या दिए थे भी वो अच्छे से कर लेना। 1930 में कमीशन ने 2 भागों में अपनी रिपोर्ट पेश की। भी बनता आता कब है? 1928 में, रिपोर्ट देता है 1930 में, 2 भागों में, ठीक है। इसने 2 भागों में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसने द्वैध शासन को समाप्त करने और प्रांतों में स्वायत्ता देने का प्रावधान किया था। आपको पता है ना 1919 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन यानी कि आरक्षित और हस्तांतरित 2 विषय बनाए गए थे, ठीक है। तो उसको समाप्त करने का ये कहता है और प्रांतों में स्वायत्ता देने का प्रावधान किया, ठीक है। याद रखना भाई इसके प्रावधान क्या क्या थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी इसने द्वैध शासन को समाप्त करने और प्रांतों में स्वायत्ता देने का प्रावधान किया। दूसरा, जो गवर्नर था भी उसके पास विवेकाधीन शक्तियों का प्रावधान किया गया, मतलब थोड़ी जो गवर्नर है ना उसकी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास किया गया था इस
कमीशन के द्वारा। तो गवर्नर के पास विवेकाधीन शक्तियों का प्रावधान, मतलब लास्ट डिसीजन किसका होगा? गवर्नर का होगा, ठीक है। गवर्नर के पास विवेकाधीन शक्तियों का प्रावधान किया गया। कैबिनेट के सदस्यों को नियुक्त करने के लिए संप्रभु शक्ति देने की बात कही गई। वही बात आ गई ना भाई, उसका जो निर्णय है, मतलब गवर्नर की शक्ति को ही बढ़ाया गया। जो कैबिनेट के सदस्य हैं भी, उनकी नियुक्ति करने के लिए संप्रभु शक्ति देने की बात की गई। इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को स्वीकार नहीं किया गया। भी सबको मताधिकार मिले, इसको इसमें स्वीकार नहीं किया गया था। इसने पृथक निर्वाचक मंडल को बनाए रखने का सुझाव दिया। जो 1909 और 1909 में लगातार उसमें विस्तार हो रहा था ना निर्वाचन मंडल, उसमें उसने एज इट इज बनाए रखने का सुझाव दिया। ठीक है, अब इसमें जो इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे ना, एक बार वो दोबारा से देख लेते हैं। तो 1930 में जो ये रिपोर्ट है, ये 2 भागों में प्रकाशित होती है। सबसे पहले इसने क्या किया, जो प्रांतों में द्वैध शासन था ना, उसको समाप्त करने की बात की, जो 1919 में स्टार्ट किया गया था। तो उसको ये समाप्त करने की बात कहता है और प्रांतों को स्वायत्तता देने की बात कहता है। दूसरा, जो गवर्नर है उसकी जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, उनको ये मतलब बढ़ाने का प्रयास करता है। और जो कैबिनेट के सदस्य हैं उसमें नियुक्ति करने के जो संप्रभु शक्ति देने की बात कही गई भी इसके साथ साथ, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को ये बिल्कुल नहीं मानते। जो पृथक निर्वाचन मंडल था उसको बनाए रखने की इसने बात कही थी। अब राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? भाई राष्ट्रीय आंदोलन पर सीधी सी बात है, क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जो महान नेता थे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, तो युवा वर्ग में एक भारी असंतोष था कहीं ना कहीं कि भाई किसी ना किसी तरीके से बस अब तो हमें इनको निकालना ही है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका प्रभाव, समाजवादी तर्ज पर प्रमुख सामाजिक आर्थिक सुधारों की मांग करने वाली क्रांतिकारी ताकतों को प्रोत्साहन मिला। भारतीयों को इससे बाहर रखने के कारण भारतीयों ने इसे अपने स्वाभिमान के अपमान के रूप में देखा। युवाओं की एक नई पीढ़ी राजनीतिक कार्यवाही में शामिल हुई। बर्कनहेड की भारतीय राजनेताओं को सहमति आधारित संविधान बनाने की चुनौती को विभिन्न वर्गों द्वारा, भी आपको पता है ना कि बर्कनहेड ने क्या कहा था कि अगर आप ऐसे ही, हाँ, शायद ये सचिव था, भी भारतीय सचिव था उस टाइम पर, तो इसने कहा था कि भाई अगर मतलब सारे जितने भारतीय दल है ना, अगर वो सारे सहमति से एक वो बना देते हैं संविधान, तो हम उसको मान लेंगे। लेकिन मतलब इनको स्वीकार तो कर लेते हैं, शायद मोतीलाल नेहरू करते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं हो पाता, भी सारे सहमत नहीं होते हैं। ठीक है, निष्कर्ष, साइमन कमीशन का आगमन भारत में एक विवादास्पद और विभाजन